हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम DHDC 132 के फर्स्ट ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है जायसी का काव्य। इस वीडियो में हम जायसी के काव्य का लोक पक्ष या लोक संस्कृति इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काव्य भाव और भाषा दोनों स्तर पर लोक जीवन या लोक संस्कृति से जुड़ा है। मतलब भक्ति काव्य जो था, भक्ति काल का जो भक्ति आंदोलन था वो लोक जीवन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जितने भी कवि होते थे वो लोगों को ज्ञान देते थे, लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा देते थे, उन लोगों को भक्ति करने के लिए कहते थे। तो इसलिए ये लोक जीवन और लोक प्रेरणा से जुड़ा, लोक संस्कृति से जुड़ा होता है। पद्मावत भी लोक जीवन का ही काव्य है, जिसमें भाव के स्तर पर अवध की लोक संस्कृति की झलक मिलती है, तो भाषा के स्तर पर जन भाषा और मधुरता और सहजता की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब इसमें ये जो पद्मावत है जायसी का लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भारत की लोक कथा ली गई है। पद्मावती और रतनसेन की लोक कथा है, हिंदी प्रेम कथा है, तो इसको लिया गया है। तो इसलिए इसमें भाषा के तौर पर भाव के तौर पर यहाँ पर अवध की लोक संस्कृति देखने को मिलती है। जायसी अवध के थे, तो उन्होंने अवध की जो लोक संस्कृति है वो दिखाई है अपने काव्य में। और भाषा के तौर पर वहाँ की जो वहाँ के जो लोग होते उनकी जो भाषा थी उसकी मधुरता, वो लोग किस प्रकार बोलते थे और उनकी सहजता, ये सब देखने को मिलता है जो पद्मावत में जायसी की पृष्ठभूमि भक्ति काल की है, और पूरा भक्ति काल भाव व संवेदना के स्तर पर लोक जीवन से प्रभावित है। मतलब इनकी जायसी जितनी भी रचनाएं करते थे उसमें लोक जीवन जो था, लोक जीवन देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं लोक जीवन से संबंधित है, तो इसलिए लोक जीवन देखने को मिलता है और संवेदना देखने को मिलती है, उसमें भावनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं पद्मावत में। इस काल में सभी भक्त संत लोक जीवन से आते हैं और वे लोक जीवन के प्रतिनिधि हैं। मतलब जितने भी संत थे वो लोक जीवन को ही अपना आधार बनाते हैं और अपनी रचनाएं करते हैं और उसी के ऊपर लिखते हैं, वो लोगों के जीवन को लेकर। भक्तिकालीन कवियों ने लोक जीवन के साधारण विषयों पर, जिनमें आम जनता का दर्द और संवेदना थी, उसे अपने निजी अनुभवों में व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं उस दर्द को महसूस किया था। ये जितने भी भक्त कवि होते थे उन्होंने लोगों की जो उस समय लोगों की जो दर्द थे और उनकी जो भावनाएं थी उनको अपने काव्य में व्यक्त किया था, क्योंकि वो सारे कवि जो थे वो उन्हीं लोगों में से थे, जो जनजीवन था उन्हीं में से आए थे वो लोग। तो उन लोगों को पता था कि लोगों का दर्द क्या होता है और उनकी जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की थी, तो इसलिए उन्होंने अपने काव्य में उसी को व्यक्त किया। इस तरह भक्ति काल पूरी तरह से सहानुभूति और जीवनानुभूति का ही काव्य है। मतलब इसमें सहानुभूति देखने को मिलती है और जीवनानुभूति भी देखने को मिलती है। इन लोगों ने जो भाव, विचार, अनुभूति, भाषा, बिंब, प्रतीक आदि को अपनी रचनाओं में लिए, वे सभी लोक जीवन के ही प्रमाण हैं। मतलब ये लोग जो अपनी रचनाओं में लेते थे भाव और विचार, वहाँ के अनुभूति, भाषाएं, बिंब, भाषा भी लोगों की होती थी, इन लोगों की जो वहाँ के लोग बोलते थे, जो लोक जीवन की भाषा थी वही ये लोग भाषा लेते थे। बिंब, प्रतीक भी वही यूज करते थे जो लोक जीवन के होते थे। भक्ति काल के सभी कवि कबीर, सूर, तुलसी, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास लोक जीवन से जुड़े थे। इसका यही कारण है कि मानवीय जीवन का लोक पक्ष अधिक प्रमाणिक होता है। भक्त कवियों ने भगवान के लौकिक रूप को मान्यता दी। ये लोग जो होते थे भगवान के लौकिक रूप को मान्यता देते थे। मतलब लौकिक रूप मतलब ईश्वर को अपनी पत्नी यानी पत्नी वगैरह के रूप में मानते थे और उसकी भक्ति करते थे ये लोग। ये लौकिक रूप होता है। अलौकिक रूप वही होता है जो ईश्वर का रूप होता है, और लौकिक रूप होता है जब भी भगवान को अपनी पत्नी, माता ये सब मानते हैं तो इसको अलौकिक रूप बोलते हैं। या फिर दास से भक्ति, स्वयं को दास मानते हैं परमात्मा को और परमात्मा को अपना स्वामी मानते हैं, तो ये लौकिक रूप होता है। जीवन का एक व्यापक पक्ष उस भाषा में दिखाई देता है जिसके माध्यम से कवियों ने अपने विचार लोगों के सामने रखे। जायसी भी इससे अछूत नहीं रहे। उनके काव्य का मूल स्वर लोक जीवन की अभिव्यक्ति लोक भाषा के रूप में हुई है। मतलब जायसी भी जो थे वो इससे अछूते नहीं रह सके थे। उनके जीवन में भी उनकी जो रचना है, उनके काव्य में लोक जीवन देखने को मिलता है उनके रचना में।
जायसी पद्मावत में शुरू से अंत तक लोक संस्कृति का विशद तथा व्यापक चित्रण है। मतलब जायसी का जो पद्मावत है उसमें लोक संस्कृति का बहुत बड़ा, बहुत व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। लोग, क्योंकि उनकी जो कथा है, लोक काव्य है, वो जो काव्य है इनका पद्मावत, उसकी जो कथा है वो लोक जीवन से ही ली गई है। लोक कथा है, भारत की बहुत पुरानी प्रेम कथा थी, तो उसको लेकर ही इन्होंने अपना काव्य लिखा है, तो इसलिए लोक संस्कृति इनके काव्य में देखने को मिलती है। पद्मावत पूरी रचना सामग्री का आधार अवध का लोक जीवन और इस पर अवध की लोक संस्कृति की गहरी छाप है। वही ये जो मैंने अभी बताया, जायसी ने जिस कथा को पद्मावत का आधार बनाया है वे शुरू से लोक कथा के रूप में प्रचलित थी। जायसी ने पद्मावत में राजा रानी और राजमहलों की प्रेम कथा कही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति लोक जीवन से जुड़े अनुभवों के माध्यम से हुई है। मतलब जायसी का जो काव्य है पद्मावत, उसमें राजा रानी और राजमहलों के बारे में तो देखने को हमें कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो उसकी अभिव्यक्ति है उसके अंदर जो जैसे कि रतन सेन जोगी बनकर चला जाता है, तो वो राजा रतन सेन चला जाता है जोगी बनकर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, तो उसमें वो जो उसका दिखाया गया है वो लोक संस्कृति से ही, लोक जीवन में किस प्रकार लोग अपना जीवन जोगी जीवन व्यतीत करते थे। फिर नागमती रतन सेन की पहली पत्नी होती है, तो नागमती रतन सेन के जाने के बाद किस प्रकार जिस प्रकार वहाँ की महिलाएं, आम महिलाएं जीवन व्यतीत करती थी, उसी प्रकार भी नागमती राजपाट छोड़ देती है। अपना जो रानीपन होता है, उसका जो रानी का श्रृंगार होता है, वो सब त्याग देती है और फिर वो चली जाती है और झोपड़ी में रहने लगती है। वो उसमें पहले बताया भी गया है, मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया था पहले। वो सब कुछ छोड़ देती है और जैसे कि बहुत गरीब नारियां होती हैं, तो उनकी तरह वो जीवन व्यतीत करने लगती है रतन सेन के जाने के बाद। तो इस प्रकार वहाँ का लोक जीवन देखने को मिलता है, उसकी छाप देखने को मिलती है इनके काव्य में। राजा रतन सेन अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए एक जोगी बन जाता है, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति त्याग और समर्पण से ही संभव है, जो मैंने अभी बताया वही है। वियोग की दशा में रानी नागमती अपना रानीपन भूलकर एक सामान्य स्त्री की तरह विलाप करती है। वही है जो मैंने अभी बताया, रानी जो नागमती रानी थी वो अपना रानीपन भूल जाती है और जो वहाँ की सामान्य स्त्रियाँ होती हैं उनकी तरह ही अपना जीवन व्यतीत करने लगती है और बहुत परेशान हो जाती है। वह अपने दुख को पशु पक्षियों से बांटती है। ये भी लोक जीवन व लोक संस्कृति का पक्ष है। मतलब जो लोग होते थे उस समय में, वो अपना जो दुख दर्द होते थे वो उनके पशु पक्षियों के साथ बांटते थे। तो ये नागमती भी इसी प्रकार अपने दुख दर्दों को, जो लोग अकेले होते थे वो पशु पक्षियों के साथ बांटते थे अपने दुख, तो नागमती भी इसी तरह अपने दुखों को पशु पक्षियों के साथ बांटती है। और जो रतन सेन होता है उसका पति, उसके पास अपने संदेश भेजती है, वो पशु पक्षियों के हाथ ही भेजती है। जायसी के काव्य में लोक जीवन में ही पेट ये है कि वह बड़ी सहजता से एक आत्मीय रूप में हिंदू परिवारों में प्रवेश कर गए हैं और उनके एक एक विश्वास, मान्यता, रीति रिवाज, तिथि, त्योहार आदि की बड़ी आत्मीयता से वर्णन किया है। मतलब जायसी की जो एक खास विशेषता ये रही है कि वो जो थे हिंदू लोक कथाएं जो होती थी, हिंदू परिवार जो होते थे, उनके बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था। थे तो वो मुसलमान, लेकिन उन्हें हिंदू परिवारों की जो उनके रहन सहन था, उनके विश्वास थे, उनकी मान्यताएं, रीति रिवाज, उनके त्योहार, उसके बारे में अच्छा ज्ञान था। तो इसी प्रकार उनके काव्य में उनका देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार से हिंदू लोक कथाओं का आधार बनाते थे अपने काव्य का। तो वही है, उसमें देखने को मिलता है कि वो किस प्रकार से हिंदू लोग अपना जीवन जीते थे, उनके क्या क्या रीति रिवाज थे, ये सब जायसी को पता था और वो अपने काव्य में डालते भी थे, ये सब बातें लिखते थे वो अपने काव्य में। अवध में पाई जाने वाली ऋतुएं लोगों के जीवन तथा मनोभावों पर कैसा प्रभाव डालती हैं, उसका वर्णन जायसी ने बड़ी सूक्ष्मता तथा गहनता से किया है। मतलब जायसी अवध के थे, तो उस अवध में किस किस तरह की ऋतुएं जो थी वो लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, इसका उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है अपने काव्य में, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अवध के सामान्य जनजीवन तथा कृषक समाज का साक्षात्कार कर सकता है। मतलब उनके काव्य को पढ़कर कोई भी अवध की जो संस्कृति थी, वहाँ का जो समाज का जीवन था और किसान वगैरह थे, उनकी जो तस्वीर है वो आंखों के सामने आ जाती है उनका काव्य पढ़कर। इस प्रकार उन्होंने अपना काव्य लिखा है। जायसी लोक जीवन और लोक संस्कृति के गायक हैं और पद्मावत वास्तव में लोक जीवन का महाकाव्य है। मतलब जायसी का जो काव्य है
वो सच में जायसी सच में लोक जीवन और लोक संस्कृति के गायक कहे जाते हैं और वो सच में एक महाकाव्य लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। पद्मावत की अमरता का मुख्य कारण ये है कि जायसी ने लोक जीवन व लोक संस्कृति का चित्रण लोक भाषा में किया, जो किसी काव्य की गतिशील तथा जीवंतता को दर्शाने के लिए काफी है। मतलब पद्मावत जो है इतना फेमस क्यों है, क्योंकि जायसी ने अपने काव्य में लोक संस्कृति और लोक जीवन तो डाला ही, लेकिन जो उनकी भाषा थी वो भी लोक भाषा थी। अवधि ठेठ अवधि थी इनकी भाषा, उन्होंने ठेठ अवधि में पद्मावत काव्य लिखा, तो ये अवध की भाषा थी इनकी। तो इस प्रकार इसलिए इनका जो काव्य है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और इसलिए ही ये गतिशील है। मतलब आज तक इनका काव्य देखने को मिलता है। आज भी पद्मावती जो मूवी आई है वो उसी पर बनाई गई है। जायसी का जो काव्य है पद्मावत, उसी को लेकर बनाई गई है मूवी। तो देखिए आज भी इनका जो काव्य है वो इतना मतलब इतने पुराने हैं। जायसी 1500 ईस्वी की बात 1500 ईस्वी में इन्होंने अपना काव्य लिखा था, लेकिन आज 2021 चल रहा है, तो या इस समय भी इनका काव्य बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो वो अमर हो गए उनके काव्य, क्योंकि उन्होंने उसमें एक तो लोक जीवन और लोक पक्ष को रखा था और दूसरा उनकी जो भाषा थी वो लोक भाषा ही थी। सो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।